ग्रीक जो लोग थे उन्होंने लिरिक को आइडेंटिफाई किया था और उन्होंने इसको लायर, LYRE, लायर, लायर आपका क्या होता है, दैट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र होता है जिसके द्वारा गीत को गाया जाता है। तो लायर के साथ इस गीत को ग्रीक लोग गाया करते थे, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, लायर है। लायर के साथ गाया करते तो इसका नाम क्या पड़ गया, लिरिक। तो अपना लिरिक क्या हो जाता है, एक गेयपद हो जाता है, यानी कि गाए जाने वाला जो सॉन्ग होता है उसे हम लिरिक का नाम देते हैं। जनरली इसकी खास बात क्या होती है, इसके यदि हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि लायर आखिर जो लिरिक है वो आखिर उसकी गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, तो ये आपके एक शॉर्ट सॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट सॉन्ग, यानी कि जो सॉन्ग्स होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में जो प्रकट किया जाता है, जो गाया जाता है वो ये सॉन्ग होते हैं। दूसरा ये आपके होते हैं नॉन नरेटिव, ये आपके क्या होते हैं, नॉन नरेटिव, यानी इसमें कहानी नहीं होती। बाकी के हमने जैसे एपिक को देखा था उसमें कहानी हो जाती है, ओड में भी हम जनरली किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हैं फिर उसे लेकर के हम फिर अपने विचार को प्रकट करते हैं उस टॉपिक के संदर्भ में। लेकिन यहाँ जो लिरिक है, लिरिक जो है लायर के साथ गाया जाता है। लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया और ये एक शॉर्ट सॉन्ग होता है और ये साथ में क्या होता है आपका नॉन नरेटिव पोर्शन होता है। इसमें आपका क्या होता है, नॉन नरेटिव है, कहानी नहीं है, तो क्यों क्या होगा इसमें, इसमें एक तो सिंगल पर्सन होता है, यानी कि सिंगल स्पीकर होता है, एक अकेला स्पीकर होता है जो कि इस गीत को गाता है। दूसरा इसमें वो अपने क्या डालता है, अपने थॉट डालता है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, इन चीजों को वो इसमें इंक्लूड करता है। तो एक सिंगल पर्सन अपने थॉट को, अपने फीलिंग को, अपने इमोशन को किसी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेते हुए नॉन नरेटिव वे में शॉर्ट सॉन्ग की फॉर्म में गाए, तब वह आपके क्या हो जाती है, लिरिक। जैसे कि जनरली हम आज के टाइम पे जितने भी हम सॉन्ग्स को सुनते हैं या फिर जो सॉन्ग्स हम देखते हैं तो वो सॉन्ग्स आपके सारे सारे क्या कहलाते हैं, लिरिक कहलाते हैं। एक वर्ड होता है दैट इज लिरिसिस्ट, सिस्टर, लिरिसिस्ट आपका क्या हो गया, गीतकार, इसे हिंदी में बोला जाता है गीतकार, यानी जो गीत की रचना करता हो। तो आपके गीत क्या हो गए, दैट इज लिरिक। तो लिरिक की डेफिनेशन जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, सबसे पहले हम लिरिक की डेफिनेशन में लिखेंगे ग्रीक आइडेंटिफाइड दिस फॉर्म which is a song and sung with musical instrument, musical instrument, और वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया आपका, लायर, फुल स्टॉप। इट इज अ नॉन नरेटिव पोयम and sung by a single speaker or we can say person to show, क्या शो करेगा, his slash her thought, comma feelings or we can say emotion। तो ये हमारे लिरिक की डेफिनेशन हो गई। तो देखिए लिरिक क्या डेफिनेशन बनी हमारी। पहले देखा हमने लिरिक क्या होती है, लिरिक आपके गेयपद मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था, गेयपद होते हैं। ग्रीक यानी यूनानी जो लोग थे उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने इसकी पहचान दी लिरिक की। उन्होंने क्या बताया कि एक शॉर्ट सॉन्ग होता है, ये शॉर्ट सॉन्ग एक लायर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज जस्ट लाइक वीणा, जैसे हमारे यहाँ वीणा चलता है ठीक इसी तरह से लायर होता है। तो ये एक लायर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से इस गीत को, गेयपद को गाया जाता है। कैसे गाया जाता है, नॉन नरेटिव फॉर्म में, यानी इसमें कोई कहानी नहीं होती है और इसे कोई एक सिंगल स्पीकर ही गाता है या सिंगल पर्सन गाता है। और इसमें क्या शो किया जाता है, जो सिंगल पर्सन जो गाने वाला होगा, चाहे वो शी हो चाहे वो ही हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो वो अपने थॉट को, अपनी फीलिंग को या फिर अपने इमोशन को शो करता है। तो यही मैंने डेफिनेशन के रूप में लिख दिया है लायर की डेफिनेशन। ये क्या हो गई अपनी
सॉरी लिरिक की डेफिनेशन है ये। लिरिक की डेफिनेशन आपकी क्या हो गई कि ग्रीक आइडेंटिफाइड दिस फॉर्म, यूनानी लोग थे उन्होंने इस फॉर्म को आइडेंटिफाई किया, विच इज अ सॉन्ग, जो कि अपने आप में एक सॉन्ग है, एंड संग, और इसको गाया जाता है विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर, वो भी एक वाद्य यंत्र लायर के साथ में गाया जाता है। ये एक नॉन नरेटिव पोएम हो जाती है, एंड संग बाय अ सिंगल स्पीकर, और एक अकेले स्पीकर के द्वारा इसे गाया जाता है। टू शो, वो स्पीकर क्या करता है, शो करता है हिज और हर थॉट, अपने भावना, अपने थॉट विचारों को, फीलिंग्स को और इमोशंस को। तो ये आपके क्या होते हैं, लायर होते हैं। आई होप यू हैव जस्ट अंडरस्टूड द लायर, सॉरी लिरिक, व्हाट इज द लिरिक। तो अब आपने जो लिरिक के बारे में देखा है, ये अपनी एक लिटरेरी टर्म है, जिस टर्म क्या बताई थी मैंने कि ये फॉर्म होती हैं अलग अलग पोइट्री की, और या फिर कहें लिटरेचर की अलग अलग फॉर्म होती हैं। तो ये आपकी लिरिक क्या थी, एक टर्म थी। अगली टर्म जिसके बारे में हम काफी अच्छे से जानते हैं वो है आपकी, इसे पहले साफ करना चाहूंगा मैं यहाँ, अगली जो टर्म निकल के आती है बेटा वो है BALLAD, बैलेट। अब आप लोग कहोगे भैया बैलेट क्या है। बैलेट जैसे कि हमारे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में देवी देवता को लेकर के जो गीतों को गाया जाता है, देवी देवताओं के बारे में छोटी छोटी कहानियों के रूप में जो गीत निकल के आते हैं वो बैलेट होते हैं। या फिर जैसे कि अब जन्माष्टमी का टाइम है, तो कृष्ण की लीलाओं का जो एक भक्ति रस से जो डूबी हुई होती हैं, उनका जो प्रदर्शन होता है नाटका के रूप में और गीत के रूप में, वो आपका क्या हो जाता है, बैलेट। तो बैलेट को हम सिंपल वे में अपने इंडियन कल्चर के तहत कहें तो ये बैलेट जो है हमारे क्या हो जाते हैं, एक तरह से नृत्य नाटकाय के रूप में हम इसे ले सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हमारे कृष्ण भगवान की लीलाओं के गीत भी निकल के आते हैं, इसमें हमारे पश्चिमी राजस्थान या हमारे यहाँ के देवी देवताओं के बारे में जो गाए जाते हैं वो गीत निकल के आते हैं। तो ये क्या एक तरह से हो जाते हैं आपके फोक सॉन्ग। लोकगीत अलग होते हैं, लेकिन ये लोकगीत की फॉर्म होती है, इट इज अ फॉर्म। ये लोकगीत की एक फॉर्म होती है जो बैलेट होती है। तो बैलेट क्या होते हैं, देखिए दो तरीके के बैलेट चलते हैं, जैसे मैंने बोला फोक सॉन्ग, तो इसे हम बोलेंगे क्या, फोक बैलेट। एक कुछ हमारे कल्चर को लेकर के जो गीत गाए जाते हैं, नृत्य नाटक प्रदर्शित की जाती हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेडिशनल बैलेट। ये दो तरीके की जो आपकी बैलेट है वो प्रचलित है, फोक बैलेट और ट्रेडिशनल बैलेट। फोक बैलेट जैसे कि लोकगीत हो गए, यानी कि जो रीजन होता है, जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होते हैं वो इस तरह से बैलेट को लिखते हैं, वो इन बैलेट में अपनी जो देवी देवता होते हैं या कल्चर होते हैं उनको शो करते हैं। और ट्रेडिशनल बैलेट में तो सारी परंपराओं की बातें चलती हैं। खास बात इसकी क्या होती है कि ट्रांसमिटेड ओरली, ये ओरली गाए जाने वाले होते हैं, यानी कि वैसे तो लिटरेचर में तो लिखे जाते हैं, लेकिन जनरली इनको क्या किया जाता है, शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यानी ये पहले शब्दों के माध्यम से होता है, उसके बाद ये रिटन फॉर्म को लेते हैं। तो ये ट्रांसमिटेड ओरली, और ये क्या होते हैं, ये एक सॉन्ग के रूप में होते हैं। इनको क्या किया जाता है, ओरली, यानी कि शब्दों के माध्यम से इनको कहा जाता है, और ये सॉन्ग के रूप में होते हैं। और इनके अंदर जैसे कि मैंने बताया कृष्ण भगवान की लीलाएं, या फिर जैसे कि हमारे राजस्थान में कई सारे देवी देवता हैं, लोक देवी देवता जिन्हें बोला जाता है, तो उनके बारे में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो बैलेट होते हैं, बैलेट में गीतों के माध्यम से क्या बताया जाता है, अ स्टोरी, यानी कि बैलेट की बात करें तो टेल्स अ स्टोरी। या क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने एक स्टोरी को प्रदर्शित करते हैं, स्टोरी को ये बताते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम, बैलेट जो कि आपकी एक लिटरेरी टर्म है, तो बैलेट की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि इट इज आ फोक सॉन्ग या ट्रेडिशनल सॉन्ग विच is sung or transmitted orally in the form of a song which tells a story।
तो ये हमारे बैलेट की डेफिनेशन निकल के आती है। बैलेट को फिर से एक बार डिस्क्राइब किए देता हूँ कि बैलेट आपका एक फोक सॉन्ग हो गया या फोक बैलेट जिनका नाम दे देते हैं हम। दूसरा ये एक ट्रेडिशनल बैलेट के रूप में होते हैं। फोक सॉन्ग जहाँ लोक देवी देवताओं की बातें की जाती हैं, ट्रेडिशनल बैलेट जहाँ परंपराओं की और कल्चर्स की बातें की जाती हैं। इनको ओरली ट्रांसमिटेड किया जाता है, यानी कि ओरल वे में गाया जाता है। ये एक सॉन्ग की फॉर्म में होते हैं और ये किसी एक कहानी को कहते हुए होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमने फिर से यहीं से बनाई कि इट इज़ अ फोक सॉन्ग, ये कोई फोक सॉन्ग है या ट्रेडिशनल सॉन्ग होता है विच इज संग और ट्रांसमिटेड ओरली, जिसे कि शाब्दिक रूप में गाया जाता है या व्यक्त किया जाता है, वो भी किसी एक सॉन्ग की फॉर्म में, विच टेल्स अ स्टोरी, जो कि किसी कहानी को देते हुए होता है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, बैलेट। अब बैलेट के बाद अगली जो फॉर्म निकल के आती है, जो फॉर्म हमारे बैलेट यहाँ तक जो थी आपकी, देखिए सबसे पहले हमने जो बात की थी वो एलेजी की थी, फिर उसके बाद हमने एपिक की बातें की थी, फिर एपिक के बाद जो हम नेक्स्ट लेकर के बैठे थे वो था सनेट, फिर उसके बाद ओड, फिर उसके बाद हमने ली लिरिक। ये सारी की सारी पोइट्री की लिटरेरी टर्म है, ये सब क्या साथ में बैलेट में इंक्लूड है। ये सारी की सारी पोइट्री की, यानी कि जिन फॉर्म में जनरली कविताओं को लिखा जाता है, जिन टर्म में कविताओं को लिखा जाता है, ये वो लिटरेरी टर्म थी। ठीक है, अब जो निकल के आते हैं हमारे, वो हमारे निकल के आएंगे ड्रामा के लिए, ठीक है, या फिर प्ले के लिए, या फिर नोवेल के लिए, या शॉर्ट स्टोरी के लिए। तो उनमें कौन कौन सी लिटरेरी टर्म होती हैं और जो आपके सिलेबस से बिलोंग करते हुए हैं, फिलहाल मैं उन्हीं की बात करूंगा। तो उनमें कौन कौन सी हैं यहाँ, उनके बारे में बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक ध्यान रखिएगा, बैलेट तक आपकी पोइट्री टर्म है, पोइट्री की टर्म है। इसके बाद हम जनरली बात करेंगे जो वो निकल के आता है सैटायर। देखिए सैटायर एक कॉमन टर्म आ जाती है, सैटायर एक कॉमन टर्म आ जाती है। तो सैटायर क्या होता है, ये पोइट्री में भी इंक्लूड होती है, ये ऐसे में भी इंक्लूड है, यानी कि ऐसे भी इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, पोइट्री भी इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, जो आपके ड्रामा है इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, प्ले हैं वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो नॉन फिक्शन या फिक्शन है वो भी इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये कॉमन टर्म निकल के आती है सैटायर। सैटायर क्या हो जाता है, सैटायर एक तरह से हम जनरली कह सकते हैं ये आपका व्यंग है, ये आपका व्यंग है। समाज की जो बुराइयां होती हैं या फिर समाज में किसी भी चीज को लेकर के, जो कि जनरली एक इफेक्ट नहीं हो सकते अच्छे वाले, जनरली वो अच्छाइयाँ नहीं हो सकती, तो उन्हें लेकर के जिन चीज़ों को लिखा जाता है, कमेंट देते हुए लिखा जाता है, एक टिप्पणी करते हुए, कटाक्ष करते हुए जो लिखा जाए, वो आपका सैटायर होता है। तो इसमें सैटायर में क्या होता है, देखिए बात करेंगे कि सैटायर, SATIRE, सैटायर। सैटायर क्या हो गया आपका, इट इज अ लिटरेरी आर्ट। देखिए लिटरेचर में इंक्लूड है, तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको लिटरेरी आर्ट का नाम दे दिया है। यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ जो सब्जेक्ट मैटर जो होता है, सब्जेक्ट मैटर, उसको हम क्या करते हैं, उसका हम रिडिकुलस उसको बना देते हैं, उसका हम सब्जेक्ट मैटर जो होता है उसको मजाक करते हुए, उसका मजाक बनाते हुए हम क्या कर देते हैं, उसको रिडिकुलस वे में शो कर देते हैं। तो जहाँ जो एटीट्यूड निकल के आता है, एटीट्यूड, देखिए एटीट्यूड का मतलब मैं आपको समझा दूं, हमारे लिटरेचर में एटीट्यूड का मतलब चलता है आपका थॉट। जनरली हम थॉट से लेंगे जहाँ एटीट्यूड की बात होगी, हम प्राउड या फिर ईगो इस तरह का वो हम एटीट्यूड हमारे लिटरेचर में नहीं होता। तो एटीट्यूड का मतलब जनरली हो जाता है थॉट हमारा। तो एटीट्यूड कैसा निकल के आता है फिर, एम्यूजिंग। एम्यूजिंग, एम्यूजिंग का मतलब हो जाता है, एम्यूजिंग का मतलब हो जाता है आपका मनोविनोदी जो एटीट्यूड है वो निकल के आता है। साथ में इसके, अब देखिए किसी पर कमेंट कर रहे हैं, किसी पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो कैसी भावना निकल के आएंगी, वो निकल के आती है हमारी कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब हो जाता है आपका तिरस्कार। दूसरा, अब तिरस्कार के लिए एक पर्यायवाची होता है स्कॉन, डांट, फटकार, तिरस्कार। फिर एक और इन दोनों का जो पर्यायवाची निकल के आता है वो निकल के आता है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब हो जाता है गुस्से से, क्रोध के साथ किसी बात को कहना, वो इंडिग्नेशन होता है। तो ये क्या होते हैं, ये तिरस्कार के या घृणा के या नफरत के भाव में आने वाले क्या हैं, ये थॉट हैं,
कंटेम्प्ट के, इंडिग्नेशन के, स्कॉर्न के, ठीक है। और ये थॉट इस तरह से होते हैं कि ये जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसे एम्यूज करते हैं, उसे आनंदित करते हैं। और आनंदित काय में होता है, वो अपने थॉट में होता है, अपने विचारों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर को रिडिकुलस वे में उस पर कमेंट करते हुए उसको शो किया जाता है। तो ये सैटायर क्या हो जाता है? लिटरेरी आर्ट हो जाती है। तब इस तरह से हम डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि सैटायर इज द लिटरेरी आर्ट, सैटायर इज अ लिटरेरी आर्ट, ठीक है। तो सैटायर जैसे शुरुआत में लिखा है मैंने, सैटायर अपने आप में क्या होगी? एक लिटरेरी आर्ट हो गई। तो सैटायर क्या होती है आपकी? एक लिटरेरी आर्ट होती है। क्या करती है? ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट। अब देखिए, अब इनका डिमिनिशिंग क्या है? तो डिमिनिशिंग क्या, देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट मैटर कैसा हो जाता है? रिडिकुलस हो जाता है। जब हम किसी चीज का मजाक बनाते हैं, उसके साथ हास्यास्पद व्यवहार करते हैं, तो वो चीज कैसी हो जाती है हमारी नजरों में? ओछी, छोटी। तो डिमिनिशिंग का मतलब क्या हो गया? ओछा या छोटे होना। तो सैटायर क्या हो गई? ये लिटरेरी आर्ट हो गई। काहे की लिटरेरी आर्ट हो गई? ये सब्जेक्ट को क्या करती है? डिमिनिशाइज करती है, ये उसे छोटा या ओछा बनाती है। अब सब्जेक्ट को छोटा या ओछा बनाया जा रहा है, तो कैसे बनाया जा रहा है? बाय मेकिंग इट रिडिकुलस। उसको रिडिकुलस यानी कि उसके साथ हास्यास्पद व्यवहार करके, उसके साथ टीका टिप्पणी करते हुए उसको एक कमेंटिंग वे में शो किया जाता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं? डिमिनिश कर देते हैं, उसको छोटा बना देते हैं। और साथ में क्या करते हैं? एंड इवोकिंग। अब क्या इवोक यानी जागरूक करना है, निकालना। क्या निकल के आता है? इवोकिंग एटीट्यूड, यानी कि विचार जो है, थॉट जो है, वो निकल के आते हैं। अब ये थॉट और विचार जो भी होंगे वो किस तरह से होंगे? ये एटीट्यूड्स कैसे होंगे? एटीट्यूड्स ऑफ, पहला एम्यूजमेंट, दूसरा कंटेंट, तीसरा स्कॉर्न, चौथा इंडिग्नेशन। तो एटीट्यूड्स कौन से निकल के आते हैं? एम्यूजमेंट के निकल के आते हैं, कंटेम्प्ट के निकल के आते हैं, स्कॉर्न के निकल के आते हैं, इंडिग्नेशन के निकल के आते हैं। काय के प्रति? टुवर्ड्स, किसकी ओर? टुवर्ड्स सब्जेक्ट, जो पहले लिख दिया वो, ठीक है। तो सैटायर क्या होगा? सैटायर होगा कमेंट, यानी कि व्यंग करना। अब व्यंग किया जा रहा है, काय पे किया जा रहा है? सामने लिखा हुआ है, मैं समझा रहा हूँ एक बार फिर से। सैटायर अपने आप में लिटरेरी आर्ट हो गई। लिटरेरी आर्ट यानी कि साहित्य के अंदर चलने वाली कला। अब ये सैटायर जो है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको रिडिकुलस वे में शो किया जाता है। और फिर एटीट्यूड जो निकल के आता है, यानी जो रीडर होता है उसके जो विचार होते हैं वो एम्यूजिंग होते हैं, क्योंकि वो रिडिकुलस वे में शो होते हैं। एम्यूजिंग कैसे होते हैं? क्योंकि उसमें कंटेम्प्ट भी होता है, उसमें स्कॉर्न भी होता है, इंडिग्नेशन होता है। कंटेम्प्ट तिरस्कार, स्कॉर्न नफरत या घृणा, इंडिग्नेशन यानी गुस्से के साथ में किसी बात को कहना या क्रोध को प्रकट करना। तो इस तरह का अपना जो सैटायर है वो एक लिटरेरी टर्म हुआ। अब यहाँ सैटायर की डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो डेफिनेशन फिर से मैं पढ़ के बता देता हूँ। सैटायर इज अ लिटरेरी आर्ट, सैटायर अपने आप में एक लिटरेरी आर्ट है। ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को ओछा या छोटा बनाती है। बाय मेकिंग इट रिडिकुलस, कैसे बनाती है? उसको एक हास्यास्पद तरीके से प्रकट करते हुए। एंड इवोकिंग एटीट्यूड्स, और साथ में ये विचारों को प्रकट करती है, जागृत करती है। ये विचार काय के होते हैं? ऑफ एम्यूजमेंट, आनंद के होते हैं। कंटेम्प्ट, तिरस्कार के होते हैं। स्कॉर्न, नफरत के होते हैं। इंडिग्नेशन, गुस्से के भाव के होते हैं। और ये सारे विचार काय के प्रति होते हैं? ये सारे विचार सब्जेक्ट के प्रति होते हैं। तो ये हमारे सैटायर के बारे में था। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट। I hope you have just understood till now what I have just tried to make you understand. Next जो हमारा निकल के आता है, that is also literary term and that is fiction. Fiction देखिए, जैसे कि हम कार्टून्स देखते हैं या फिर जैसे हम अलिफ लैला सीरियल्स वगैरह देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये काल्पनिक कथाएं हैं। ये सारी क्या है? काल्पनिक कथाएं हैं। तो फिक्शन में हमारा क्या निकल के आ जाता है? फिक्शन इट इज अ इमेजिनेशन,
यानी कि सारी की सारी चीजें जो होती हैं फिक्शन में वो कल्पनाओं के ऊपर आधारित होती हैं, उसमें हमारी इमेजिनेशन चलती है। और यदि हम कहें, अब देखिए इमेजिनेशन कल्पना कर रहे हैं तो सीधे सीधे उसमें क्या होगी, स्टोरी। और स्टोरी हमेशा कैसी होती है, दैट इज नरेटिव। स्टोरी क्या होती है, नरेटिव होती है। तो अब देखिए क्या समझ में आया कि वो कहानी जिनको कहा जा सके, जिनको बताया जा सके, तो वो स्टोरी जिनको जो नरेशन में होती हैं, जो नरेटिव फॉर्म को लिए हुए होती हैं, ये अपने काय में इंक्लूड होती हैं, ये फिक्शन में इंक्लूड होती हैं। ये हिस्टोरिकली कॉमा फैक्चुअली नॉट कनेक्टेड। हिस्ट्री इतिहास, फैक्चुअली यथार्थ, इन दोनों से फिक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। फिक्शन में इन दोनों चीज़ों के बारे में हम कुछ भी यूज़ नहीं लेते हैं। अब हम डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या निकल के आती है, तो सबसे पहले तो यही चीज़ कि जो फिक्शन है वो आपकी एक प्रोज टर्म है। प्रोज यानी कि जो गद्य भाग में लिखा जाए। प्रोज क्या होता है आपका, जिसे कि हम गद्य भाग में लिखते हैं वो आपका प्रोज हो जाता है। और ये टाइम में यूज होता है, ये हमारा जनरली देखिए नोवेल में यूज होता है, या फिर शॉर्ट स्टोरी जो है उनमें हम यूज लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी में स्टोरीज तो बहुत सारी आपने पढ़ी होंगी, जो आपने अब तक सिलेबस में कंपलसरी में जितनी भी स्टोरीज पढ़ी हैं वो आपकी सारी की सारी काय में इंक्लूड हो जाती हैं, वो सारी की सारी फिक्शन में इंक्लूड हो जाती हैं। और फिक्शन को हम एक सिनोनिम के रूप में भी लेते हैं। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नोवेल, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नोवेल और शॉर्ट स्टोरी, तो ये सिनोनिम कौन सा होगा अपना, दैट इज फिक्शन। तो फिक्शन क्या हो गया, फिक्शन अपने आप में एक इमेजिनेशन है, एक इमेजिनेटिव स्टोरी होती है जैसे कि हम नैरेटिव पे में लेते हैं। ये अपने हिस्टोरिकल और फैक्चुअल नॉट कनेक्टेड, यानी कि किसी भी तरह से इसमें या ना तो यथार्थ की ना इतिहास की बातें होती हैं। साथ में ये एक प्रोज की टर्म होती है। ये नोवेल और शॉर्ट स्टोरी में यूज होती है और इसे नोवेल के सिनोनिम के रूप में लिया जा सकता है। तो फिक्शन की हम अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या करेंगे, इट इज इट इज an imaginative story, ये काल्पनिक कथा होती है, एंड नॉट कनेक्टेड, और ये बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होती। किससे कनेक्ट नहीं होती, विद हिस्ट्री, ना तो हिस्ट्री से कनेक्ट होती है, एंड फैक्ट्स, ना ही कनेक्ट होती है तथ्यों से यानी यथार्थ से। फुल स्टॉप। इट इज अ प्रोज टर्म, ये अपनी एक प्रोज यानी कि गद्य भाग में यूज ले जाने वाली टर्म है। फुल स्टॉप। नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज आर रिटन इन दिस फॉर्म। नोवेल शॉर्ट स्टोरीज को इस फॉर्म में लिखा जाता है। सो इस कारण से इट कैन बी कॉल्ड द सिनोनिम, इसे सिनोनिम यानी पर्याय के रूप में दिया जा सकता है और नोवेल्स यानी नोवेल्स की। तो ये इसके बारे में था, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं यहाँ आपको डेफिनेशन जो है वो फिर से दिए दे रहा हूँ कि इट इज एन इमेजिनेटिव स्टोरी, ये एक काल्पनिक कथा हो गई, एंड नॉट कनेक्टेड विद हिस्ट्री, ना तो इतिहास से जुड़ी हुई होती है, ना इसमें किसी प्रकार का कोई यथार्थ होता है। इट इज़ अ प्रोज टर्म, ये प्रोज में दी जाने वाली एक टर्म है, यानी कि प्रोज फॉर्म जो है वो फिक्शन की एक फॉर्म मान लें, या फिर प्रोज के अंतर्गत फिक्शन जो है वो इंक्लूडेड है, क्योंकि नोवेल और शॉर्ट स्टोरीज वगैरह इसमें लिखे जाते हैं। तो इट इज़ अ प्रोज टर्म, ये एक प्रोज टर्म हो गई। नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज आर रिटन इन दिस फॉर्म, नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज जो है वो इसी फॉर्म में लिखी जाती हैं। सो इट कैन बी कॉल्ड द सिनोनिम ऑफ नोवेल्स, इस कारण से इसको हम नोवेल्स का पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात की थी आज अपनी बैलेट को लेकर के, सैटायर को लेकर के, फिक्शन को लेकर के हमने बातें की और लिरिक को लेकर के बातें की। आई होप यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। और बस इतना है, आप इन चीज़ों को लर्न करते रहें, ये आपके लिए सारी की सारी वैल्यूबल भी हैं, आपके कोर्स से रेलेवेंट भी हैं, और आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही बच्चों। टिल देन कीप लर्निंग, कीप योर स्टडी, just going on, just move on, try to always work hard to be a shining star. Till then, bye bye. We will just continue from tomorrow.